चलिए क्या हो गया। चलिए कल हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? कल हम लोग पढ़ लिए थे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड तक, है ना। और मतलब लास्ट लेक्चर हम लोग इसी के लिए था, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। और उसमें कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने कि 4 टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कौन कौन सा? आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड इज ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है ना। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग। स्टडी ऑफ क्रिस्टल। जब हम क्रिस्टल का स्टडी करते हैं तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं। टर्मिनोलॉजी मतलब वो वर्ड जो बार बार यूज होंगे। टर्मिनोलॉजी, इसमें पहला वर्ड है क्रिस्टल। फर्स्ट वर्ड इज क्रिस्टल। क्या होता है क्रिस्टल? द होमोजीनियस पोर्शन ऑफ अ, इसका डेफिनेशन लिख लेना, है ना, लिख लो इसको। या द होमोजीनियस, या हाँ लिखो, द होमोजीनियस पोर्शन ऑफ अ सॉलिड, स्टार्ट करो अर्जुन। द होमोजीनियस पोर्शन of a solid substance made by regular pattern of structural units bonded by plane surface making definite angles with each other। तो क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल किसी सब्सटेंस का वो होमोजीनियस पोर्शन होता है जिसके जब वो बनता है तो उसके रिपीट होने से वो पूरा क्रिस्टल बनता है। समझिए इस दीवार को पूरा क्रिस्टल समझ सकते हो। इस पूरे दीवार को क्या समझ सकते हो? क्रिस्टल है। हम जिस क्लासरूम में बैठे हैं उसका ये वॉल जो है वो क्रिस्टल है। और ये किससे मिलके बना है? एक समान ब्रिक्स से, एक समान ईंटों से। ब्रिक्स जब एक दूसरे को जॉइंट कर रहे हैं तो प्लेन सरफेस पे आ रहे हैं, है ना। तो क्या होता है क्रिस्टल? एक समान स्ट्रक्चरल यूनिट के रिपीट होने से जो बनता है, और जब रिपीट होते हैं तो एक दूसरे के प्लेन सरफेस पे बॉन्डिंग करते हैं। दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल। जब बॉन्डिंग करते हैं तो इनमें कोई ना कोई एंगल जरूर होता है। आगे चल के हम क्रिस्टल सिस्टम इसको समझेंगे। ठीक, अगला हेडिंग लिखूं, नंबर 2, स्पेस लैटिस। नंबर 2 लिखना, स्पेस लैटिस, और इसी को बोलते हैं 3D लैटिस, और इसी को बोला जाता है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस, 3D लैटिस और क्रिस्टल लैटिस, बात एक ही है ना। इसमें लिखना, द अरेंजमेंट ऑफ constituents in different location
in different location in three-dimensional space, in three-dimensional space is known as space lattice, is known as space lattice। क्या होगा? क्रिस्टल जिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना है, जैसे मेटालिक सॉलिड है तो किससे बना होगा? मेटालिक सॉलिड में क्या होता है? कर्नेल एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट सॉलिड होगा तो एटम। मतलब जिस भी पार्टिकल से बना है उनका 3D में अरेंजमेंट ही कहलाता है क्या? स्पेस लेटिस। अब 3D क्या होता है? 3D मतलब 3 डायमेंशनल। हमारे सामने जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल मतलब समझ रहे हो? जैसे इस बोर्ड को देखो, इस बोर्ड के इस कॉर्नर को देख रहे हो, 1 डायमेंशनल। इस पॉइंट को देखो 2 डायमेंशनल, और इसके अंदर की तरफ गया है 3 डायमेंशनल, है ना? जैसे एक वो कोई भी बुक उठा के देना मुझे जरा, कोई सा भी दो ना, वही दो, एक एनसीईआरटी। देखो इसमें भी इस पॉइंट को अगर हम देखते हैं, दैट इज 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। हर एक पॉइंट पे क्या होगा? 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? स्पेस लेटिस, 3D लेटिस या क्रिस्टल लेटिस। अगला हेडिंग लिखना, यूनिट सेल। नंबर 3, यूनिट सेल। The repeating structure of crystal, the repeating structure of crystal known as unit cell, structure of crystal known as unit cell। मतलब किसी जो क्रिस्टल जिस स्ट्रक्चर के बार बार रिपीट होने से कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? यूनिट सेल। जैसे इस एक वॉल को कंसीडर करें, इस रूम की एक वॉल को, एक दीवार को कंसीडर करें, तो किसके रिपीट होने से दीवार खड़ा हुआ है? ब्रिक्स के, ईंटों के रिपीट होने से, ब्रिक्स के रिपीट होने से हुआ है। तो ब्रिक क्या हो गया? यूनिट सेल हो गया। और ये पूरा का पूरा एक ब्रिक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, कंटिन्यू रिपीट होता गया और ये दीवार खड़ा हो गया। पूरा दीवार कहलाएगा क्रिस्टल, और उसका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगा? वो यूनिट सेल, वो ब्रिक। ठीक है, अगला हेडिंग लिखो, फेस। नंबर 4, फेस। फेस मतलब समझते हो? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये जो दीवार पूरा कंस्ट्रक्ट हुआ है तो ईंटों के रिपीट, ब्रिक्स के रिपीट होने से हुआ है। ठीक, ब्रिक्स में देख रहे हो ऊपर का जो सरफेस है, जैसे इसी बुक को देखो, इसका ये सरफेस कहलाएगा। ए फेस है, ए फेस है, ए फेस है, ए फेस है, सब फेस है ना? लिखो इसमें, द प्लेन सरफेस, द प्लेन सरफेस ऑफ द क्रिस्टल, the plane surface of the crystal are called faces, are called faces। अगला हेडिंग है ना 5, एज। देखो किसी यूनिट सेल में दो फेस जहां मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? एज, है ना? 2 फेस जहां मिल जाएं। देखो इसमें, एन एज इज, एन आर्टिकल का एन है, एन एज इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ two adjacent face। समझ रहे हो इस चीज को? इसको यहाँ इस बुक से समझो। समझा जाए कि इस बुक का एक फेस टॉप पे हो गया, टॉप वाला एक फेस हुआ और एक सामने वाला एक फेस हुआ।
टॉप का फेस और फ्रंट का फेस दोनों जहां मिल रहे हैं ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? एज। समझ में आए? अगला हेडिंग लिखो, एंगल और इंटरफेसियल एंगल। एंगल और इंटरफेसियल एंगल। एंगल और यहाँ तक यही क्लियर होगी। इंटरफेसियल एंगल, दो फेस जब बनेंगे तो जो एंगल आएगा वो क्या कहलाएगा? इंटरफेसियल एंगल। लिखो इसमें, द एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर intersecting face is called एंगल और इंटरफेसियल एंगल। जैसे एक टॉप का फेस और एक बॉटम का फेस जब दोनों मिल रहे हैं तो ये एज जो बना है देख रहे हो, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और ये भी 90 डिग्री है ना। तो जब दो फेस मिलेंगे तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा? इंटरफेसियल एंगल और एंगल, है ना। तो इस चीज़ को इसमें समझो, जैसे समझा जाए कि एक क्रिस्टल है जिसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। इसमें एक पॉइंट और लिखना, 7 नंबर, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट इसमें लिखना, द लोकेशन ऑफ constituent particle, the location of constituent particle known as the location of constituent particle in unit cell known as lattice point, मतलब किसी यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिस पोजीशन पे है वो पोजीशन क्या कहलाएगा? लैटिस पॉइंट। समझो कि एक पूरा क्रिस्टल का तैयार हुआ है, उसका लैटिस पॉइंट ये है, ये इसके लैटिस पॉइंट है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एटम हो, चाहे आयंस हो, चाहे जो भी हो, यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में कनेक्ट हैं। तो समझा जाए कि लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ होते हैं? यूनिट सेल में होते हैं। समझा जाए कि एक यूनिट सेल ये है, इसके चारों कॉर्नर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। दूसरा यूनिट सेल ये है, एक यूनिट सेल जब दूसरे यूनिट सेल के कांटेक्ट में आ रहा है तो किसके थ्रू आ रहा है? प्लेन सरफेस के। जब एक यूनिट सेल दूसरे यूनिट सेल के कांटेक्ट में आएगा तो हमेशा प्लेन सरफेस के थ्रू ही आएगा, है ना। ये फिर तीसरा यूनिट सेल हो गया, ये 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9 और 10। यूनिट सेल के रिपीट होने से जो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट होता है वो कहलाता है क्रिस्टल, है ना। क्या है? क्रिस्टल है, या इसी को बोल पूरा क्या लाएगा? स्पेस लैटिस। क्या कहलाएगा? ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल जब आपस में रिपीट होंगे तो स्पेस लैटिस। मैं इसी को स्पेस लैटिस कंसीडर कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि बहुत सारे स्ट्रक्चर का एक पोर्शन है, तो ये हो गया क्या? स्पेस लैटिस। ये क्या हो गया? यूनिट सेल। पार्टिकल जिस पोजीशन पर रखा है ये क्या कहलाएगा? लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट।
बचता है क्या, फेस, एज, एंगल, और इसको तभी हम समझे ही थे यूनिट सेल में। मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि यूनिट सेल है, इसको मैं ये पूरा जो वॉल है जिस ब्रिक से बना उसको एक ब्रिक को कंसीडर कर लेता हूँ। तो ये क्या होगा इसका फेस, ये भी क्या होगा इसका फेस, ये भी क्या होगा इसका फेस, इस चारों तरफ फेस हैं। और जब दो फेस जहाँ पे कनेक्ट होते हैं वो क्या है, एज है ना। और दो फेस जब कनेक्ट होते हैं तो जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, इंटरफेसियल एंगल, है ना। यहाँ पे क्लियर हुआ ये। इसको समझते हैं हम लोग यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ स्पेस लेटिस, या बोल सकते हो द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टल। किसी क्रिस्टल का स्ट्रक्चरल यूनिट ही क्या होता है, यूनिट सेल। जैसे इस वॉल का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, ब्रिक। और ब्रिक रिपीट होता गया है और ये वॉल तैयार हो गया है ना। ये दीवार उसी से तैयार हुआ तो ब्रिक क्या हो गया, यूनिट सेल हो गया। क्लियर। अगला समझते हैं हम लोग, ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल। ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल, इसको इस तरह से समझो कि ये जिस क्लासरूम में खड़े हैं, ऐसे ही क्लासरूम से इस बिल्डिंग में से बहुत सारे क्लासरूम हैं, लेफ्ट में भी है, राइट में भी हैं, है ना, नीचे भी है, ऊपर भी हैं, लेफ्ट, चारों तरफ मतलब ऐसे क्लासरूम बने हैं। इस ग्राउंड फ्लोर पे ऐसे बहुत सारे क्लासरूम बने हैं, इस ग्राउंड फ्लोर पे, फिर इसके ऊपर भी क्लासरूम है, इसके ऊपर भी क्लासरूम है। तो इस क्लासरूम को मैं एक यूनिट सेल कंसीडर कर लेता हूँ, है ना। देखो ये जो चैप्टर है ना 3D में है, 3 डायमेंशनल में। जब 3 डायमेंशनल में अगर ये चैप्टर है तो इस चैप्टर को समझना पड़ेगा, तुम्हें इमेजाइन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कैसे होता होगा। तो इस पूरे रूम को मैं एक यूनिट सेल कंसीडर कर लेता हूँ। अब इसी का जियोमेट्री हमें समझना है। तो सबसे पहले जियोमेट्री समझते हैं कॉर्नर। नंबर 1 कॉर्नर। एक यूनिट सेल में कितने कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर मतलब कोना। तो इस रूम में कितने कोने हैं, 1 2 3 4, ऊपर 4 और ये नीचे 4, 4 और 4 कितने हो गए, 8। तो एक यूनिट सेल में कितने कॉर्नर, 8 कॉर्नर। फेस, कितने फेस होते हैं यूनिट सेल में, एक 4 तो वॉल ही हो गया, फिर ये रूफ और ये फ्लोर, है ना, छत और फर्श। 4 दीवारें और छत और फर्श कितना हो गया, अरे 4 दीवारें, छत और फर्श, बाप रे कहाँ मैथ किया है तू, हैं 6। नंबर 3 फेस के बाद एज। एक यूनिट सेल में कितने एज हो सकता है, फर्स्ट एज, है ना, सेकंड एज, थर्ड एज, फोर्थ एज, 4 ऊपर एज है, ऐसे ही 4 नीचे भी एज होंगे, 4 और 4 8, और फिर 9 10 11 12, टोटल 12। टोटल एज कितने होते हैं, 12 एज होते हैं। फोर्थ सेंटर। एक यूनिट सेल में कितना, सेंटर तो एक ही होगा बिल्कुल बीचों बीच, है ना, तो सेंटर हमेशा 1 होता है, सेंटर कभी भी 2 नहीं होता है। नंबर 5 बॉडी डायगोनल। अगर मैं बोलूं कि इसमें डायगोनल, इस रूम में डायगोनल बनाना है, डायगोनल मतलब समझते हो, फ्रंट वाले वॉल का टॉप का कॉर्नर लेफ्ट हैंड का और सामने वाली वॉल का राइट हैंड का बॉटम का कॉर्नर, एक डायगोनल ए बनेगा, एक डायगोनल ए, 2 डायगोनल ए बन गए, समझ में आ रहा है। और इधर भी 1 और ये 2, कितने हो गए 4। बॉडी के अंदर, इसके अंदर मतलब बॉडी से डायगोनल मतलब बॉडी के अंदर कितना हो गया, 4 डायगोनल होगा। 6 फेस डायगोनल। फेस डायगोनल कितने होंगे, कितने फेस हैं टोटल, 6, 4 दीवारें, छत और फर्श,
है ना, 6 है। तो अगर मैं इसमें डायगोनल की देखो तो इस वॉल पे कितने डायगोनल होगा, ये 2 है ना। इस बोर्ड को ही देखो ना, इस बोर्ड पे 1 और ये 2, इस एक फेस पे कितना हो रहा है 2, तो टोटल कितने हैं फेस 6 है ना, कितना हो जाएगा 12, 1 पे 2 तो 6 पे कितना 12, तो फेस डायगोनल कितना होगा 12 होगा। यहाँ तक कोई डाउट? ये हो गया तुम्हारा ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ यूनिट सेल। इसको पहले आप लिख लें, है ना, इसके बाद हम लोग देखते हैं। ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल तो देखा हम लोगों ने, इसको एक काम करते हैं फिगर में और समझ लेते हैं। फिगर में समझना थोड़ा समझ लेंगे तो ये हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। जैसे एक यूनिट सेल को मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, माना जाए कि एक यूनिट सेल है, ठीक है। तो अगर इस यूनिट सेल को देखें अगर हम लोग, तो इस यूनिट सेल में क्या हुआ, देख रहे हो ऊपर के 4 एक कॉर्नर हो गए, ये क्या हो गए 1 4 और ये 4 8। हमने क्या लिखा, कॉर्नर कितने होते हैं 8 होते हैं, तो ये कॉर्नर है, ठीक। उसके बाद देखते हैं फेस। देखो कितने फेस लिखा हम लोगों ने 6। ए टॉप का फेस हुआ, ए बॉटम का फेस, ये फर्स्ट फेस हो गया, ए सेकंड फेस बॉटम वाला ये हो गया, ए लेफ्ट का फेस थर्ड, ए राइट का फेस फोर्थ, ए फ्रंट का फेस दिख रहा है, तो ये क्या हो गया 5, और ये बैक का फेस हुआ, तो ये 6। टोटल फेस कितने होते हैं 6, तो ये हो गया फेस, ठीक। इसके बाद एज कितने होते हैं 12। इसको समझो जरा, एज में एक एज ये हो गया है ना, 1 2 3 और ये 4, फिर 5 6 7 8 हो गया, 9 10 11 और ये 12। तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं एज, है ना। ये है एज, क्लियर। अब सेंटर, बिल्कुल इस पूरी बॉडी के सेंटर में जो होगा वो क्या कहलाएगा सेंटर, है ना, ये है सेंटर, ठीक। अब बचा क्या हमारा बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल। इसके लिए अगला डायग्राम देखते हैं हम लोग, अगले फिगर में इसको समझ लेते हैं। बात करते हैं पहले बॉडी डायगोनल का। बॉडी डायगोनल कैसे होगा, फ्रंट की वॉल, ये फ्रंट वॉल है ना, और बैक वॉल, फ्रंट की वॉल और इसके सामने की वॉल के बीच में डायगोनल बॉडी के अंदर बनेगा ना, तो क्या होगा बैक वाली वॉल का टॉप का कॉर्नर लेफ्ट हैंड का, और फ्रंट वाली वॉल का बॉटम का कॉर्नर, ये पीछे वाली दीवार का टॉप का कॉर्नर हुआ, और ये सामने वाली दीवार का बॉटम का कॉर्नर। तो एक डायगोनल तो ये बन गया तुम्हारा, हुआ। फिर दूसरा बैक की वॉल का टॉप का कॉर्नर, और फ्रंट की वॉल का
बॉटम का कॉर्नर, तो ये मिल जाएगा। तो अब यहाँ से तो 3D है तो दिखेगा नहीं है, तो एक डायगोनल ये बनेगा। समझ में आ रहा? 2 हो गया। फिर अब इससे कंपेयर करते हैं, इसका टॉप, तो इसका फ्रंट की वॉल का टॉप, अभी बैक की वॉल का टॉप लिया था, फ्रंट की वॉल का टॉप लेंगे लेफ्ट हैंड का। अगर फ्रंट की वॉल का लेफ्ट हैंड का टॉप लेंगे तो बैक की वॉल का राइट हैंड का बॉटम लेंगे, है ना? टॉप और बॉटम के बीच में बनेगा ना। तो एक डायगोनल ये बन गया, 3 हो गया। फिर फ्रंट की वॉल का टॉप और बैक की वॉल का बॉटम, ये फ्रंट की वॉल का टॉप ये हुआ ना, और बैक की वॉल का बॉटम ये, तो यहाँ पे एक और डायगोनल बन गया। एक डायगोनल यहाँ से यहाँ तक है और एक यहाँ से यहाँ तक है, तो टोटल कितने हो गए? 4। तो ये हो गया बॉडी डायगोनल। ठीक। अब बचता क्या है हमारे पास? फेस डायगोनल, है ना? एक यूनिट सेल हमने ड्रॉ कर लिया, थोड़ा ठीक नहीं बना है ना? अब फेस पे बनेंगे, है ना? हर एक फेस पे डायगोनल, ये टॉप का फेस है ना, इस पे 2 डायगोनल बनेंगे, एक ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक। ये बॉटम का फेस, तो इस पे भी एक डायगोनल ये बन गया और एक डायगोनल ये बन गया। टॉप और बॉटम पे बना लिया हम लोगों ने। अब लेफ्ट और राइट, लेफ्ट का फेस है तो एक डायगोनल ये बन गया और एक डायगोनल ये बन गया। राइट का फेस ये है ना, तो एक डायगोनल ये बना आपका और एक डायगोनल ये बन गया, है ना? अब क्या होगा? ये फ्रंट का नहीं, अब लेफ्ट और राइट तो हो गया ना, टॉप और बॉटम हो गया, लेफ्ट राइट हो गया, फ्रंट और बैक बचा है। ये फ्रंट का वॉल है, तो इस पे एक डायगोनल बनेगा, तो एक डायगोनल तो इसका ये बना, है ना, और दूसरा डायगोनल ये बना। ये बैक वाला है, ये ना बैक, तो इसका एक डायगोनल ये बना और एक डायगोनल ये बना। ठीक है, समझ में आ रहा ना कहाँ कहाँ बन रहा है? ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? फेस डायगोनल। समझ में आ गया पूरा जियोमेट्री? ठीक है, इसको बना लें आप। अगला देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ यूनिट सेल। टाइप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल में लेटिस पॉइंट होता है, उस लेटिस पॉइंट पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के पोजीशन के बेस पर यूनिट सेल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना।
यूनिट सेल, फर्स्ट प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, और नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल। और ये सेंटर्ड भी 3 पार्ट में डिवाइड है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड लास्ट इंड सेंटर यूनिट सेल। सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। नंबर फर्स्ट, प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओनली लोकेट एट कॉर्नर, है ना। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, अच्छा इसमें हम सॉलिड स्टेट में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं सबको हम स्फेरिकल मान के चलते हैं, है ना। कैसा मान के चलते हैं, चाहे वो कर्नेल हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, सबको क्या मान के चलते हैं, स्फेरिकल मान के चलते हैं। इस चीज़ को दिमाग में रखना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एट एवरी कॉर्नर, बस एवरी कॉर्नर, इसके अलावा और कहीं नहीं होते हैं, सिर्फ कॉर्नर पर होते हैं। तो समझे इसको, एक यूनिट सेल है। तो केवल कॉर्नर पे कितने कॉर्नर होते हैं यूनिट सेल में, 8, है ना। तो केवल कॉर्नर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यहाँ है, ऊपर के चारों कॉर्नर हो गए और ये नीचे के चारों कॉर्नर हो गए। ये हो गया सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। नंबर सेकंड, नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल, है ना। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हर एक कॉर्नर पर तो रहेंगे, लेकिन कॉर्नर के अलावा कहीं और भी रहेंगे, और कहीं और रहेंगे तो जहाँ रहेंगे उस बेस पे, अगर बॉडी के सेंटर पर हैं तो बॉडी सेंटर, और हर एक फेस के सेंटर पर हैं तो फेस सेंटर, और अगर दो अपोजिट फेस के सेंटर पे हैं तो एंड सेंटर। तो इसमें फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है बॉडी सेंटर, है ना। फर्स्ट है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है दो पोजीशन पे होगा, फर्स्ट एट एवरी कॉर्नर और सेकेंड एट बॉडी सेंटर, है ना। दो जगह होगा। ये समझो, यहाँ पे एक यूनिट सेल है,
ठीक, हर एक कॉर्नर पे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहना ही है, हर एक कॉर्नर पे आ गया। इसके अलावा कहाँ होगा, एक बॉडी के बिल्कुल सेंटर पर। बॉडी के सेंटर मतलब इसका कोई किसी फेस से कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल बीचों बीच है, जैसे इस रूम के, इस क्लासरूम के ठीक सेंटर में एक है ना। सेंटर नहीं, वो तो फेस का सेंटर हो गया, बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में, हवा में, तो हवा में तो रहेगा नहीं, बॉडी डायगोनल के थ्रू वो जुड़ा होगा, है ना। अगर ये पार्टिकल यहाँ पे है तो ये बॉडी डायगोनल के थ्रू कनेक्ट होगा, है ना। चारों बॉडी डायगोनल इससे कनेक्ट होंगे, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं ना, तो चारों इसी से होते हुए निकलेंगे। नंबर 2, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा क्या होगा, सबसे पहले तो हर एक कॉर्नर पे होगा, एट एवरी कॉर्नर एंड एट एवरी फेस सेंटर, एट एवरी फेस सेंटर। समझे इसको। तो क्या होगा, हर एक कॉर्नर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, तो हर एक कॉर्नर पे हो गया। इसके अलावा हर एक फेस के सेंटर पे होगा। कितने फेस होते हैं, 6, 4 दीवार, छत और फर्श, अभी तो देखा था हम लोगों ने। तो सबसे टॉप वाला फेस है इसका सेंटर, ये बॉटम का फेस, ये इसका सेंटर, ये लेफ्ट का फेस, इसका सेंटर, ये राइट का फेस, इसका सेंटर, फ्रंट, ये फ्रंट है, फ्रंट का फेस ये हो गया, और ये बैक का फेस का ये सेंटर हो गया। 6 हो गए। और नंबर 3 किसमें, नॉन प्रिमिटिव में, एंड सेंटर, यूनिट सेल। एंड सेंटर यूनिट सेल मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा क्या होगा, एट एवरी कॉर्नर, एट एनी 2 अपोजिट फेस सेंटर, किसी भी 2 अपोजिट फेस के सेंटर पर। ये समझ सकते हो इस फिगर में इसको। और एक यूनिट सेल को हमने ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो हर एक कॉर्नर पे तो होगा। कोई भी 2 अपोजिट, अगर ये लेफ्ट के फेस पर है तो ये राइट के फेस पर होगा, अगर ये बॉटम के फेस पे है तो ये टॉप के फेस पे होगा, अगर ये फ्रंट के फेस पे है तो बैक के फेस पे होगा। कोई भी 2 अपोजिट फेस होगा। क्लियर, इसको आप लिख लें जरा।
चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में अलग अलग लोकेशन पर, अलग अलग लेटिस पॉइंट पर अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, नंबर 1 एट कॉर्नर। अगर एक कॉर्नर पर है तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो कॉर्नर से मतलब क्या है, जैसे एक यूनिट सेल है, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ है, बिल्कुल कॉर्नर पे है। अब इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, समझो बात को। ये चैप्टर आज हमने जो लेक्चर शुरू किया वहीं से, कहाँ से शुरू किया कि इस पूरे बिल्डिंग को एक क्रिस्टल समझा जाए और इस क्लासरूम को एक यूनिट सेल समझ लिया जाए। तो यूनिट सेल के रिपीट होने से ही पूरा क्रिस्टल का स्ट्रक्चर खड़ा होता है। तो जैसे एक ही क्लासरूम है, ठीक इसके साइड में भी एक क्लासरूम है, फिर इसके इधर भी क्लासरूम है, इधर भी क्लासरूम है, ऊपर भी क्लासरूम है, नीचे भी क्लासरूम है। इस क्लासरूम के बिल्कुल कॉर्नर पे छेद करके एक फुटबॉल को फंसा दिया गया। और वो फुटबॉल कितने रूम को टच करेगा, एक तो जिस रूम में खड़े हो उसको, एक उसके साइड वाले को, एक इधर और एक इधर, मतलब इस फ्लोर पे तो 4 को करेगा, और ठीक इसके ऊपर भी तो 4 होंगे जो उस कॉर्नर को के कांटेक्ट में होंगे। तो टोटल कितने होगा 8, 1 को 8 में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा इसका 1/8। और करके इसको परसेंट में इसको करेंगे तो 1/8 इंटू 100 हो जाएगा। तो कितना जाएगा 1/8 इंटू 100, 12.5। कितना हो जाएगा 12.5%। या तो फ्रैक्शन में बता दो या परसेंट में बता दो, ठीक है। इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा ये। नंबर 2, एट फेस सेंटर। अगर ये फेस के सेंटर पर है, किसी भी एक फेस को, मैं लेफ्ट वाले फेस को ही ले लेता हूँ, इसके इस फेस के इसके सेंटर पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। समझो जो कि इस दीवार में एक छेद किया गया और इस दीवार का सेंटर यही ना होगा, इसके सेंटर में बिल्कुल एक फुटबॉल को फंसा दिया गया। तो कितने रूम को टच कर रहा है, एक इधर और एक हाफ उधर, मतलब 1/2। तो कितना हो जाएगा ये 1/2 और क्या हो जाएगा 50%, है ना। नंबर 3, एट एज सेंटर। ठीक, अगर एज सेंटर की बात करें तो जैसे ये एज है ना, एज है, इस एज के बिल्कुल सेंटर में ये है।
समझा जाए कि इस दीवार जो ऊपर जो एज दिख रहा है उसके बिल्कुल सेंटर में एक छेद किया जाए और एक फुटबॉल को लगा दिया जाए, तो कितने रूम को टच करेगा? एक हाफ इधर होगा, हाफ इधर होगा, और ठीक इसके ऊपर भी तो 2 रूम होंगे, तो कितना हो जाएगा? 1/4। और करके क्या कर सकते हो? 25%। ठीक, और एट बॉडी सेंटर बिल्कुल इस क्लासरूम के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीचों बीच, फेस के सेंटर नहीं, बिल्कुल बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच एक पार्टिकल है। अब बताओ ये कितने रूम को कंट्रीब्यूट करेगा? किसी को नहीं, जिसमें है उसी में रहेगा एक, और ऐसा कंट्रीब्यूशन पूरा होगा 1, और परसेंट में कितना हो जाएगा? 100%। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन है अलग अलग लोकेशन पर, मतलब अलग अलग लैटिस पॉइंट पर। ठीक, अगर एक कॉर्नर पर है तो 1/8, फेस सेंटर पे है तो 1/2, एज सेंटर पे है तो 1/4, और बॉडी सेंटर पे है तो पूरा 1। ठीक, देख लें इसको आप। इसको आज यहीं ख़त्म करते हैं, है ना, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग।